हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। मैं डॉक्टर शरद चौधरी आप लोगों का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने लाइफ साइकिल ऑफ सी समझा था कि प्रोग्राम में सी की जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से प्रोसेस होती है जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और फिर से रन करते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड में किस तरह से प्रोसेस होता है ये हम समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम कि अगर हम एक सी का प्रोग्राम लिखेंगे तो उसका एक टिपिकल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ये हम समझेंगे। चलिए देखिए स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, ये मैंने एक यहाँ पर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए उसको स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इसमें जो स्टेप नंबर 1 है और स्टेप नंबर 6 है, ये तो मैंडेटरी है। मतलब इनके बगैर तो आपका प्रोग्राम इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, मतलब आपको हेडर फाइल्स इंक्लूड करानी है और अपना मेन मेथड लिखना है। बाकी के जो स्टेप्स हैं वो ऑप्शनल हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके प्रोग्राम में हों। ठीक है, चलिए अब इनको समझते हैं कि कौन सा स्टेप किस लिए लिखा गया है। ठीक है, देखिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है इंक्लूड हेडर फाइल्स। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है इंक्लूड, क्या है हेडर फाइल्स, क्या है स्टूडेंट? हेडर फाइल्स सी की लाइब्रेरी होती हैं। जब सी का कंपाइलर अपने कंप्यूटर पे या सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं तो उसकी लाइब्रेरी भी इंस्टॉल हो जाती है। कंपाइलर के साथ उसकी लाइब्रेरी आती है, वो लाइब्रेरी हेडर फाइल्स के रूप में होती है। मतलब ये हेडर फाइल्स एक फ़ाइल है जिसके अंदर पहले से कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस डिक्लेयर्ड हैं और उनकी डेफिनेशन भी वहाँ पे दी हुई है। जैसे प्रिंटफ फंक्शन है, स्कैनअप फंक्शन है। ये वो फंक्शंस हैं जो हमारे लिए यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैनअप और स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन दिए हुए हैं। लाइब्रेरी में पहले से हैं, ये लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। या यूँ सकते हैं जो सी के डेवलपर्स हैं जिन्होंने सी लिखी है, जो सी के कंपाइलर लिख रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ फंक्शंस जो हैं वो हमें प्रोवाइड किए हैं हेडर फाइल्स के रूप में। मतलब हेडर फाइल्स को आप इंक्लूड करें और वो आप अपने प्रोग्राम में टॉप पे हेड ऑफ द प्रोग्राम स्टेप 1, और इसको लिखने का जो सिंटेक्स है वो है हैश इंक्लूड, और इस एंगुलर ब्रैकेट में अपनी हेडर फाइल का नाम लिखेंगे। बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है studio.h, conio.h, math.h, string.h, ऐसे नंबर ऑफ हेडर फाइल्स जो हैं वो अवेलेबल है हमारे पास। और इन हेडर फाइल्स में, ठीक है, जैसे string.h है तो इस हेडर फाइल्स में स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। मैथ.h, जितने भी मैथ से रिलेटेड, अर्थमेटिक से, टिग्नोमेट्री से, जिससे भी रिलेटेड अर्थमेटिक, टिग्नोमेट्री, जो भी फंक्शंस हैं, जो भी ऑपरेशंस हैं, उनके फंक्शंस आपको मैथ.h में मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ़ हेडर फाइल्स होती हैं जो हमारी लाइब्रेरी है। और ये हम इंक्लूड कराते हैं किस लिए? जो हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, अगर उस प्रोग्राम में हम कोई लाइब्रेरी का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी। उसका सिंटैक्स है हैश इंक्लूड, और एंगुलर ब्रैकेट में अपनी हेडर फाइल का नाम लिखेंगे। ठीक है, पहला स्टेप ये होगा। दूसरा स्टेप है डिफाइन मैक्रोज। मैक्रोज स्टूडेंट ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोग्राम में हो। अगर है तो ये मैक्रोज क्या है स्टूडेंट? ये पीस ऑफ कोड है। ठीक है, पीस ऑफ कोड है। और प्री प्रोसेसर क्या काम करता है? सबसे पहले मैंने लाइफ साइकिल में बताया ना, कंपाइलर से पहले प्री प्रोसेसर का वर्क होता है। तो प्री प्रोसेसर क्या काम करेगा कि आपकी मैक्रोज, जो आपने मैक्रोज डिक्लेयर करे हैं स्टेप नंबर 2 में, उनको जब आप यहाँ पर फंक्शंस में यूज़ करेंगे, ये फंक्शंस देखिए जो मैंडेटरी पार्ट है 6 वाला, इस मैक्रो की डिक्लेरेशन को जब आप यहाँ यूज़ करेंगे तो इसकी डेफिनेशन को यहाँ पर रिप्लेस करेगा। हाँ जी, मैक्रो की जो डिक्लेरेशन है वो रिप्लेस होती है मैक्रो की वैल्यू से प्री प्रोसेसर के टाइम। प्री प्रोसेसर यानी एक्सपेंड हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ आपने अपने प्रोग्राम के अंदर मैक्रोज लिखे हैं वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे उसकी वैल्यू से। क्लियर? वो मैक्रोज आप यहाँ लिखते हैं। और मैक्रो लिखने का जो तरीका है वो हैज़ डिफाइन करके होता है। हैज़ डिफाइन, हाँ जी, हैज़ डिफाइन करके आप मैक्रो डिफाइन करते हैं।
फिर अपने प्रोग्राम में उनको जगह जगह यूज़ करते हैं। प्री प्रोसेसर कंपाइल होने से पहले उन मैक्रोस की डिक्लेरेशन को जहाँ जहाँ आपने अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करे हैं, उनको लिखा है, उनको रिप्लेस कर देगा उनकी डेफिनेशन से। ये प्री प्रोसेसर करके आपको देगा। ठीक है, चलिए फिर तीसरा स्टेप आता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। आप थर्ड स्टेप पे, अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिस ऑर्डर में मैंने लिखे हैं ये ज़रूरी नहीं है इस ऑर्डर में हो। स्टेप 1 और स्टेप 6 तो यहीं इसी प्लेस पे रहेंगे जहाँ हैं। 2, 3, 4, 5 ये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। हाँ, कोई भी चीज़ आप ऊपर, कोई भी डिक्लेरेशन आप ऊपर नीचे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टेप 3, डिक्लेरेशन ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। हाँ, देखिए प्री डिफाइंड आपको डेटा टाइप्स मिलते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लॉट, डबल, लॉन्ग, अनसाइंड इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट, ये आपको नंबर ऑफ प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स मिलते हैं। अगर आप अपना कोई डेटा टाइप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, आप स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हैं या यूनियन या कोई ई नम, तो ये सारे ये आपके यहाँ डिक्लेयर किए जाएंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अब यहाँ वो डेटा टाइप जो पहले से प्री डिफाइंड नहीं है, तो आप खुद का अपना डेटा टाइप बना सकते हैं, उसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। उनको क्रिएट करने के लिए हमारे पास 3 कीवर्ड हैं। पहला कीवर्ड है स्ट्रक्चर, दूसरा यूनियन, तीसरा ई नम। यूनियन और स्ट्रक्चर, इसके थ्रू आप डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर आता है स्टेप नंबर 4, ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं वो वेरिएबल्स जो जिनका स्कोप ग्लोबल होगा और वो आपके प्रोग्राम में किसी भी ब्लॉक में यूज़ किए जा सकते हैं। मतलब प्रोग्राम आप लिख रहे हैं उसमें कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनका जगह जगह यूज़ है, तो अगर आप किसी ब्लॉक में उनको अगर डिक्लेयर कर देंगे तो वो सिर्फ उनका स्कोप उस ब्लॉक तक रहेगा, वो दूसरे ब्लॉक में यूज़ नहीं किए जा सकते। तो आप क्या करिए, उनको किसी ब्लॉक में डिक्लेयर ना करके ब्लॉक के ऊपर यानी कि यूनिवर्सली डिक्लेयर कर दीजिए, वो ग्लोबल होते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करेंगे स्टेप नंबर 4 पे। ठीक, अगर ऐसा वेरिएबल जो जगह जगह यूज़ करना हो। स्टेप नंबर 5, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो अभी आपने मैंने बताया था हेडर फाइल्स का यूज़ करते हैं अगर आपको लाइब्रेरी के फंक्शंस यानी प्री डिफाइंड फंक्शन चाहिए। अगर ऐसा कोई फंक्शन जो पहले से प्री डिफाइंड नहीं है तो आपको खुद का लिखना पड़ेगा, तो वो आप पहले यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, फिर आप उसको डेफिनेशन देंगे। तो यहाँ पर आप फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोग्राम में कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर उसको देखिए, स्टेप नंबर 5 पर 2 काम हो सकते हैं। आप फंक्शन को डिक्लेयर कर दें प्लस उसकी डेफिनेशन भी लिख दें। हाँ, दोनों काम कर दिया आपने, डिक्लेयर भी कर दिया, उसकी डेफिनेशन भी लिख दी, तो स्टेप नंबर 5 कंप्लीट हो गया। या आपने केवल डिक्लेयर करके छोड़ दिया कि डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, जब ज़रूरत होगी जब लिखेंगे, तो आपने डिक्लेयर करके रख दिया, यानी कि फॉरवर्ड डिक्लेयर कर दिया आपने। ठीक है, अभी डेफिनेशन नहीं दी। चलिए अब आ गया स्टेप नंबर 6, आपने अपना मेन मेथड लिखा जिसके बगैर प्रोग्राम नहीं हो सकता। कोई कंपाइलर जो है वो मेन मेथड से ही रीड करना शुरू करेगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आपने मेन मेथड लिख दिया। अब मेन मेथड जहाँ ख़त्म होगा उसके बाद स्टेप नंबर 7 आएगा, डेफिनेशन ऑफ अबव डिक्लेयर फंक्शन। यानी कि यहाँ पर अगर आपने स्टेप नंबर 5 पर कोई फंक्शन डिक्लेयर करा है, ठीक है, डिक्लेयर करा है, डेफिनेशन नहीं दी, तो मेन के बाद आप उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, मेन के बाद आपने उसकी डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, तो ये भी वैलिड फॉर्मेट है, यानी मेन के बाद भी हम डेफिनेशन दे सकते हैं, लेकिन उसकी डिक्लेरेशन पहले होनी चाहिए, मेन से पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो डेफिनेशन आप बाद में दे सकते हैं। तो यहाँ पे केवल आपने डिक्लेयर करा है, डेफिनेशन आप मेन के बाद दे रहे हैं। तो लिखा है ना, डेफिनेशन ऑफ अबव डिक्लेयर फंक्शन इफ़ एनी। क्लियर है? तो स्टूडेंट ये है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है जी, समझ में आया? चलिए इसको वीडियो को दोबारा एक बार चेक करिए और रिवाइज करिए। अगले टॉपिक में आपको हम डेटा टाइप्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।